Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Whittle. फाइंड आउट एरर्स में आज देखते हैं क्या नया सीखने को मिलता है और क्या पुराना रिवाइज करते हैं. द ट्रेन विच स्पीड इज़ फास्ट विल नॉट स्टॉप एट एवरी स्टेशन. तो सबसे पहले तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन सेंटेंस क्या है, द ट्रेन विल नॉट स्टॉप एट एवरी स्टेशन. ट्रेन जो है वो हर स्टेशन पर नहीं रुकेगी. जब भी आपको सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब नहीं कुछ और दिखे, इसका मतलब हमारा मेन सेंटेंस जो है वो ब्रेक हो गया. इसका बाकी हिस्सा कब आएगा? जब ये बीच वाली स्टोरी ख़त्म हो जाएगी. तो ये द ट्रेन विल, कौन सी ट्रेन? जिसकी स्पीड फास्ट है. तो जब हम इसकी विशेषता बताने के लिए इसको सब्जेक्ट नहीं बनाते बल्कि इसकी किसी चीज़ को बनाते हैं, तो हम कह रहे हैं वो ट्रेन जिसकी स्पीड. तो ट्रेन की स्पीड, तो रिलेशन के लिए हुज आता है, चाहे यहाँ पर व्यक्ति हो या वस्तु हो. सो द ट्रेन हुज स्पीड, हुज अकेला नहीं आता, हुज के बाद वो चीज़ लिखनी पड़ती है जिसके साथ आप संबंध बता रहे हैं. सो द ट्रेन हुज स्पीड इज़ फास्ट विल नॉट स्टॉप एट एवरी स्टेशन, यानी जिस ट्रेन की स्पीड फास्ट है वो हर स्टेशन पर नहीं रुकेगी. ये जो बीच वाली क्लॉज है ना, हुज स्पीड इज़ फास्ट, ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है. नॉट बींग वेरी गुड एट स्टडी, गुड एट होता है हमेशा, गुड इन नहीं होता जब भी हम किसी काम में अच्छे हैं. माई टीचर्स ऑलवेज कंप्लेंड, मेरे टीचर्स ने हमेशा शिकायत की. क्यों शिकायत की? क्योंकि पढ़ाई में अच्छा ना होने के कारण. अब हिंदी के हिसाब से आपको ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा होगा कि पढ़ाई में अच्छा ना होने के कारण टीचर्स ने हमेशा शिकायत की. लेकिन पढ़ाई में अच्छा कौन नहीं था, वो तो सेंटेंस में यहाँ है ही नहीं. यहाँ टीचर्स की बात हो रही है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि ये वाली बात भी टीचर्स के बारे में ही हो रही है. क्यों? क्योंकि अगर ये बात इसके बारे में नहीं हो रही है तो जिसके बारे में हो रही है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग में आना चाहिए. तो मेरे टीचर्स को मुझसे शिकायत थी, तो यानी मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो यहाँ पर आई आना चाहिए. आई नॉट बीइंग, बीइंग नॉट भी नहीं होगा. एक्चुअली जब हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो हम ये कहते हैं ना, आई एम नॉट या आई वॉज नॉट, लेकिन इसमें जब हम बीइंग लिखेंगे तो नॉट पहले आएगा. आई नॉट बीइंग वेरी गुड एट स्टडी, माई टीचर्स ऑलवेज कंप्लेंड, यानी मेरे पढ़ाई में अच्छा ना होने के कारण मेरे टीचर्स ने हमेशा शिकायत की. द बॉय हुज शर्ट इज़ टीयरिंग इज़ फीलिंग एम्बैरेसिंग. टीयर का मतलब फाड़ना भी होता है और फटना भी होता है. तो वो लड़का जिसकी कमीज फट रही है, नहीं फाड़ी जा रही है, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए. अब आप देखो, मैंने आपको ऊपर बताया ना कि हुज कभी अकेला नहीं आता, हुज के बाद कोई व्यक्ति या वस्तु होता है जिसका संबंध इससे है, मतलब ये इसका है. सो द बॉय हुज शर्ट इज़ बीइंग टॉर्न, हमको टेंस चेंज नहीं करना, यानी वो लड़का जिसकी कमीज़ फाड़ी जा रही है. जैसे कई बार लोग लड़ाई झगड़े में गुस्से में आकर कपड़े फाड़ देते हैं, जो कि गलत है. बट ओके, द बॉय हुज शर्ट इज़ बीइंग टॉर्न, पैसिव में आपको मालूम है हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. इज़ फीलिंग एम्बैरेसिंग, फील किसी भी टेंस में आए, अगर उसके फ़ौरन बाद आपको वर्ब लगाना है तो याद रखिएगा ये हमेशा थर्ड फॉर्म आता है फील के बाद. फील आप टेंस के अकॉर्डिंगली चला सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, फील्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी. और एम्बैरेस की स्पेलिंग को भी ध्यान से देखो, इसमें डबल आर डबल एस आता है. सो इज़ फीलिंग एम्बैरेस्ड, वो लड़का जिसकी कमीज फाड़ी जा रही है वो एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा है, मतलब जैसे झेप सी महसूस कर रहा है. कई बार कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, लड़ाके नहीं होते हैं, उनको लड़ना नहीं आता, तो वो बेचारे खाली कुछ फील ही कर सकते हैं क्योंकि वापस वो लड़ नहीं सकते. ऐसे लोगों के लिए फिर भगवान लड़ते हैं. द टेम्पल बीइंग स्पेशियस इट कैन एकोमोडेट मैनी पीपल, यह बहुत सारे लोगों को, इसकी स्पेलिंग को भी ध्यान से देखिए, डबल सी डबल एम, ये इन वर्ड्स में अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं. इट कैन एकोमोडेट मैनी पीपल, यह एडजस्ट कर सकता है, जगह दे सकता है बहुत सारे लोगों को. अब ये यह कौन है? द टेम्पल बीइंग स्पेशियस, मंदिर स्पेस होता है ना जगह, तो स्पेशियस का मतलब होता है खुला, जहाँ बहुत स्पेस है. तो दोनों तरफ मंदिर की बात हो रही है कि खुला होने के कारण मंदिर अपने अंदर बहुत सारे लोगों को समा सकता है, एडजस्ट कर सकता है, जगह दे सकता है. तो जब इधर भी मंदिर की बात हो रही है, इधर भी मंदिर की बात हो रही है, तो हम उसको दो बार क्यों लिख रहे हैं? अब ये इट किसके लिए आ रहा है? मंदिर के लिए आ रहा है. तो जब हमें
प्रोनाउन किसके बारे में बात कर रहा है, वो नाउन मालूम है तो प्रोनाउन को हटा दिया जाना चाहिए, तो हम इट को निकाल कर द टेम्पल यहाँ लिखेंगे। बीइंग से शुरू होगा सेंटेंस तो फिर बी कैपिटल हो जाएगा, बड़ा। बीइंग स्पेशियस कॉमा द टेम्पल कैन एकोमोडेट मैनी पीपल। The students whose parents does not keep an eye on them go astray। अब ये go astray इसके लिए द स्टूडेंट्स go astray, यानी स्टूडेंट जो है वो भटक जाते हैं। go astray का मतलब होता है जैसे गलत रास्ते पर चल पड़ना, भटक जाना। अब कौन से स्टूडेंट, जिनके पेरेंट्स, अब ये देखो फिर रिलेशन बता रहा है कि पेरेंट्स किसके, इसके। द स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स डज नॉट कीप एन आई, अब पेरेंट्स प्लूरल है, जहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आए और अगर आप फाइंड आउट एरर्स करें ना तो सबसे पहले एस और यस को चेक करो। अब देखो जैसे यहाँ स्टूडेंट्स बहुत सारे थे तो हमने यहाँ पर गो लिखा, ये ज़रूर चेक करना चाहिए। ये एक्चुअली क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब से बहुत दूर हो गया, तो यहाँ मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को गलती करते हुए देखा, वो ध्यान ही नहीं रखते कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कभी गोज़ लगा दिया, मतलब जो नहीं लगाना वो लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। द स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स डू नॉट कीप एन आई ऑन दैम, कीप एन आई ऑन समबडी का मतलब होता है किसी पर नज़र रखना, तो जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उन पर नज़र नहीं रखते हैं वो भटक जाते हैं वो स्टूडेंट्स। डब्बू हैविंग अ फ्लॉप एक्टर नोबडी लाइक्स हिज मूवीज़, कोई उसकी फिल्में पसंद नहीं करता, किसकी, डब्बू के फ्लॉप एक्टर होने के कारण, यानी जो डब्बू है वो एक फ्लॉप एक्टर है इसलिए कोई उसकी फिल्में पसंद नहीं करता। तो मैंने आपको एक आसान सा तरीका बताया कि पहले आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, फिर समझिए कि यहाँ पर इसकी बात हो रही है, इसी की या किसी और की, तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है। अब हमें ये चेक करना चाहिए क्योंकि बीइंग की हिंदी भी होने के कारण होती है और हैविंग की हिंदी भी होने के कारण होती है, तो हम क्या करते हैं इसको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाकर देखते हैं। तो डब्बू इज़ अ फ्लॉप एक्टर, डब्बू हैज़ अ फ्लॉप एक्टर नहीं होगा, तो डब्बू इज़ हो या वॉज हो, तो इज़ और वॉज के साथ जब आईएनजी लगता है तो वो बीइंग बन जाता है, तो यानी यहाँ पर हैविंग की ज़रूरत नहीं है, हैविंग गलत है। सो डब्बू बीइंग अ फ्लॉप एक्टर, यानी डब्बू के एक फ्लॉप एक्टर होने के कारण कोई उसकी फिल्में पसंद नहीं करता है। द ट्री हुज लीव हैव ड्राइड कैन नॉट गिव एनी शेल्टर, कैन नॉट गिव एनी शेल्टर किसके लिए आ रहा है, द ट्री कैन नॉट गिव एनी शेल्टर, यानी वो ट्री जो है वो कोई शरण या आश्रय नहीं दे सकता, जैसे बर्ड्स को या किसी मुसाफिर को। कौन सा ट्री, जिसकी पत्तियाँ, अब एक ट्री पर एक पत्ती थोड़ी ना होती है, बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ पर लीव्स आना चाहिए। द ट्री हुज लीव्स, अब हैव तो ठीक है, लीव्स क्योंकि ज़्यादा है, तो वो पेड़ जिसकी पत्तियाँ सूख चुकी हैं वो किसी को आश्रय नहीं दे सकता है, शरण नहीं दे सकता है। बीइंग क्लोज्ड द डोर आई कुड नॉट एंटर इन द बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग में नहीं घुस सका। एंटर का मतलब ये होता है किसी चीज़ के अंदर घुसना, तो एंटर के बाद कभी भी इनटू नहीं आना चाहिए। सो आई कुड नॉट एंटर द बिल्डिंग, क्यों, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। अब यहाँ पर मेरी बात हो रही है और यहाँ पर दरवाजे की बात हो रही है, तो जिसकी बात हो रही है वो यहाँ आना चाहिए, अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर ये यहाँ मान लिया जाएगा, तो गलत हो जाएगा। द डोर बीइंग क्लोज्ड, अब अगर आपको क्लोज्ड में डाउट है तो आप सिंपल बना कर देखो, हम कहते हैं द डोर इज़ क्लोज्ड, क्लोज नहीं। सो द डोर बीइंग क्लोज्ड आई कुड नॉट एंटर द बिल्डिंग। द बर्ड्स whose nests have you broken has become homeless, has become homeless कौन, the birds। अब ये देखो birds बहुत सारे हैं और यहाँ पर has लिखा हुआ है, have। अब इसको भी यहाँ बड़े आराम से देख सकते हैं, देखो broken और has का तो कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये इसी का ये इसके साथ कनेक्टेड है। द बर्ड्स हैव बिकम होमलेस, वो पक्षी बेघर हो गए हैं, कौन से, जिनके घोंसले। अब आप देखो हमने हुज वाले 2-3 सेंटेंसेस किए, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हुज का मतलब है कि जब खुद इसकी बात नहीं हो रही, इसकी किसी चीज़ की बात हो रही है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, तो जिनके घोंसले। अब तोड़े किसने, तुमने, तो सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो ये यू यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये जो बीच वाली क्लॉजेज होती है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती हैं। क्लॉजेज़ के ऊपर अलग से मैंने वीडियोस बनाई हैं, क्लॉजेज़ को अगर आप समझना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी हैं, लॉन्ग वीडियोस भी हैं। क्लॉजेज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर।
सो द बर्ड्स हुज नेस्ट्स यू हैव ब्रोकन हैव बिकम होमलेस। द क्रीम बींग एक्सपेंसिव माई ब्रदर यूज़ इट स्पेयरिंगली। जब हम किसी चीज़ को स्पेयरिंगली यूज़ करते हैं ना, तो हम उसको बड़ा सोच सोच कर बड़ा कम यूज़ करते हैं, ताकि वो चीज़ घिस ना जाए, ख़राब ना हो जाए या जल्दी ख़त्म ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मे बी वो चीज़ बहुत महंगी है, हम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं। तो माई ब्रदर यूज़ इट स्पेयरिंगली, पहले तो यहाँ पर ही गलती है, ब्रदर एक ही है तो यूजेस। मैंने आपको भी बोला ना कि जब भी कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आए, भले ही आपको कितना कॉन्फिडेंस हो, एक बार एस और यस ज़रूर चेक करो, क्योंकि उसमें फाइंड आउट एरर्स में तो मैक्सिमम चांसेस है कि उसमें गड़बड़ होगी। सो माई ब्रदर यूजेस इट स्पेयरिंगली, मेरा भाई, इट मतलब कोई चीज़ को बहुत इकोनॉमिकली यूज़ करता है। क्यों? द क्रीम बीइंग एक्सपेंसिव, क्रीम महंगी होने के कारण। तो यहाँ पर तो मेरे ब्रदर की बात हो रही है और यहाँ क्रीम की बात हो रही है, तो ठीक है। अगर हम इसको पूरा बनाएं तो ये बनता है द क्रीम इज़ एक्सपेंसिव। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि यहाँ पर वर्ब इज़ है हमारी, आवाज़ वरो। अगर आपने उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना, तो वो बीइंग में चेंज होता है, भले ही यहाँ इज़ हो या वाज हो। हमें टेंस यहाँ से पता चल जाता है। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका मीनिंग भी प्रेजेंट होगा, अगर ये पास्ट है तो इसका मीनिंग भी पास्ट हो जाता है। सो द क्रीम बीइंग एक्सपेंसिव माई ब्रदर यूजेज, इसमें बस यही मिस्टेक है, यूजेज इट स्पेयरिंगली। द चेयर यू आर सिटिंग कैन ब्रेक एनी टाइम, वो कुर्सी कैन ब्रेक एनी टाइम, कभी भी टूट सकती है। अब कैन और मे में भी स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि दोनों की हिंदी सेम है, सकता है। तो आप हमेशा याद रखिए, कैन का मतलब है आप इसकी खासियत बता रहे हो कि ये इसकी खासियत है, तो ये तो कोई खासियत नहीं है कि कोई चेयर टूट सकती है। तो जब जब वो खासियत नहीं है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो पॉसिबिलिटी के लिए मे आता है। तो पहली गलती, द चेयर मे ब्रेक एनी टाइम, वो कभी भी टूट सकती है। यू आर सिटिंग, तुम बैठे हो। अब इसमें जो है, जब प्रपोजिशंस लगती हैं ना, तो वो भी बहुत परेशान करती हैं। तो उसका एक आसान सा तरीका बताती हूँ। अब हम हिंदी में कहते हो जिस चेयर पर, लेकिन वो पर की इंग्लिश यहाँ नहीं है, इसकी हिंदी है कि वो कुर्सी जो तुम बैठे हो, जिस पर तुम बैठे हो, नहीं जो तुम बैठे हो। अब मान लिया हमको समझ में नहीं आ रहा, एक तो सिंपल तरीका, आप यहाँ पर लगा दो ऑन विच। अगर आप इसके फ़ौरन बाद प्रपोजिशन लगाओगे तो आपको WH फैमिली कंपल्सरी लगाना पड़ेगा। ऑन विच हो सकता है, ऑन होम हो सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ऑन विच या ऑन होम। अगर कोई वस्तु है तो ऑन विच, और अगर कोई व्यक्ति है तो होम, WHOM। ये तो हो गया आसान तरीका, मतलब बेसिक बच्चों वाला तरीका, गलत नहीं है। अगर ना समझ में आए तो फिर ठीक है, द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग। दूसरा तरीका, आप इसको पूरा सेंटेंस बनाओ। यू आर सिटिंग कहाँ पर? ऑन द चेयर। तो यानी हमको पता चल गया कि सिटिंग के तुरंत बाद ऑन आएगा। हमेशा ऐसे करके देखिए कि प्रपोजिशन कौन से शब्द के बाद आ रही है, तो आपको भी वही लगाने। तो यू आर सिटिंग ऑन द चेयर होगा, तो हम यहाँ पर ऑन, जब हम यहाँ पर ऑन लगाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ भी मत लगाएं तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट तो है ना। सो द चेयर यू आर सिटिंग ऑन मे ब्रेक एनी टाइम। और अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है, वैसे तो नहीं लगना चाहिए, द चेयर ऑन विच, फिर आपको विच ज़रूर लगाना पड़ेगा, ऑन विच यू आर सिटिंग मे ब्रेक एनी टाइम। बीइंग वेरी लॉन्ग द स्टोरी मेड अस फील बोर, कहानी ने मजबूर कर दिया। बीइंग वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा होने के कारण, द स्टोरी मेड अस फील बोर, कहानी ने हमें मजबूर कर दिया हमें बोर फील करने के लिए, यानी हमें बोर कर दिया। अब कहानी ने हमें बोर कर दिया क्यों? क्योंकि कहानी बहुत लंबी थी। तो इधर भी कहानी की बात हो रही है, इधर भी कहानी की बात हो रही है, तो हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि इसी की बात हो रही है जब यहाँ कोई भी नहीं है। तो सो बीइंग वेरी लॉन्ग, यानी द स्टोरी वॉज वेरी लॉन्ग, तो ठीक है। द स्टोरी मेड अस फील, अब मेक मजबूर किया, तो जब मजबूर किया तो काम फटाफट होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि फील के बाद जब भी वर्ब आएगा, भले ही कोई सा भी टेंस हो, तो थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर बोर्ड आएगा, BORED, तो इसमें यह मिस्टेक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी एरर्स अब आपको देखते ही समझ में आती होंगी और नए रूल्स भी समझ में आ रहे होंगे।
फाइंड आउट एरर्स की अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि इस पर मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, तो लैंग्वेज में जो हम गलतियां करते हैं लिखने में या बोलने में वो नहीं होंगी। हमेशा की तरह कहूँगी कि वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।